हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और हम यहाँ पर तमिलनाडु की क्लास 11 की हिस्ट्री की बुक डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस और बाकी सारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिस्ट्री एज अ सिलेबस है। ठीक है, अगर आप बुक लिस्ट चेक करना चाहते हैं यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपर्स की बुक लिस्ट की रिकमेंडेशन लिंक दी गई है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में, जो सेकंड बड़ा एम्पायर बना था मौर्यन एम्पायर के बाद इंडिया में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। स्टोन एज हमारा देख चुके हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी टाउन उस टाइम पे फ्लरिश हुआ करते थे, क्या क्या उनकी टाउन प्लानिंग हुआ करती थी, वो सब हम देख चुके हैं। डिक्लाइन कैसे हुआ था। वैदिक एज में लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक दोनों के बारे में हम देख चुके हैं। फिर महाजनपदास का टाइम आया तो मगध कैसे राइज हुआ था, उसके बारे में देख चुके हैं। उसके कंटेम्प्रेरी जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, दो रिलीजन फ्लरिश हुए थे, उनके क्या क्या टीचिंग्स थे, वो उनको किसने ग्रो किया था, वो सब कुछ भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो देख सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया, आप डायरेक्टली वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर, जो पहला एम्पायर बिल्डअप हुआ था मौर्याज, उसके बारे में हम देखा। उसके बाद हम लोगों ने मौर्यन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद इंडिया कैसे अलग अलग डायनेस्टी में डिवाइड हुआ था पोस्ट मौर्यन टाइम में 185 बीसी से 319 एडी के बीच में, उसके बारे में हम लोगों ने कवर किया था। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में संगम एज के बारे में देखा था। संगम एज जो तमिलनाडु के साउदर्न मोस्ट वाले जो एरिया है, वहाँ की जो डायनेस्टी रूल किया करती थी, चेरा, चोला, पांड्यास, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम जो सेकंड बड़ा एम्पायर इंडिया का बनने वाला है गुप्ता एम्पायर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो 320 एडी से 540 एडी तक चलेगा। ठीक है, तो ये गुप्ता एज के बारे में। फिर गुप्ता एज का भी डिक्लाइन होगा, फिर पोस्ट गुप्ता एज आएगा, फिर उसमें वापस फॉरेन इन्वेजन होंगे, फिर वापस डिसइंटीग्रेशन होगा, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उस टाइम फिर राजा हर्षा आएंगे। फिर यहाँ हमारा एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं आपको एक क्विक रिवीजन वाला एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पोस्ट गुप्ता एज तक जो हम लोगों ने डायनेस्टी रूलर्स उनके बारे में देखा है, तो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ब्रीफ आपका रिवीजन वाला वो वीडियो होगा। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। उसके पहले आपको एक बार बता देती हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चोलास, पांड्या और चेरा के बारे में। चेरा जो थे मॉडर्न केरल में रूल किया करते थे, इनकी जो कैपिटल थी वो वंजी थी। फिर चोला जो थे वो सदर्न आंध्र प्रदेश में रूल किया करते थे, इनकी जो कैपिटल थी उरायूर थी। फिर पांड्यन जो किंग थे, उनकी कैपिटल मदुरई थी। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट किंगडम थी, और ये कब डैमेज हुई थी, जब कलवाराज का अटैक हो गया था, उसके बाद डैमेज हुई थी। फिर पल्लवाज और पांड्याज ने वापस से इसको रिकवर कर लिया था। उसके अलावा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था 3 संगम लिटरेचर हुए थे, मीटिंग हुई थी। इसमें फर्स्ट वाली जो हुई थी वो मदुरई में हुई थी, जिसका कोई भी लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी जो हुई थी वो कपड़ापुरम में हुई थी, जिसका तोलका पीएम जो है वो एग्जिस्ट करता है, तोलका पीएम लिटरेचर। ठीक है, तीसरा हमने देखा था कि जो तीसरा संगम लिटरेचर हुआ था, उसके कुछ लिटरेचर वर्क जो है, लिटरेरी वर्क जो है, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ, पूरे नहीं। ओके, उसके अलावा 2 फेमस एपिक उस टाइम पे लिखे गए थे। एक तो था सिलापाथीग्राम, दूसरा था मेगला मलाई। ठीक है, तो ये आपको इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा गुप्ता एम्पायर। ठीक है, देखो गुप्ता एम्पायर में हमको सबसे पहले क्या रीड करना है वो हम देखते हैं कि पहले तो हमको किससे गुप्ता के बारे में पता चलता है। दूसरा, समुद्रगुप्त कौन थे और उनके अचीवमेंट्स क्या थे। फिर चंद्रगुप्त 2 के क्या अचीवमेंट थे। फाहीन कौन था जिसने इंडिया को विजिट किया था। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी क्या हुआ करती थी।
लिटरेचर, आर्किटेक्चर, साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुए थे गुप्ता पीरियड में, तो उसके बारे में देखेंगे, इसलिए इस एज को गोल्डन एज भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि किसी भी एम्पायर को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसकी 3 एस्पेक्ट हम हमेशा कवर करते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी। तो ठीक है, जब भी आपको मीन्स का कोई आंसर लिखने को आए और जैसे आपको आ गया कि आप गुप्ता एम्पायर के बारे में डिस्कस कीजिए, तो आपको उसका ये तीनों एस्पेक्ट लिखने होते हैं हर चीज़ के लिए। चाहे वो डिक्लाइन के, तो उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या थे, इकोनॉमिक क्या एस्पेक्ट थे और सोशल क्या रीज़न हुआ करते थे उसके डिक्लाइन के, अगर उसके राइज होने का, उसका डेवलपमेंट होने का, तो आपको ये तीनों एस्पेक्ट कवर करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 गुप्ता एम्पायर के बारे में। देखो, सोर्सेज में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं गुप्ता की जो हिस्ट्री है उसको कवर करने के लिए। कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है? तो लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है, एपिग्राफिकल सोर्स अवेलेबल है, न्यूमिस्मेटिक सोर्स। लिटरेरी मतलब जो बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है। ग्राफिकल डेटा है। न्यूमिस्मेटिक मतलब कॉइन्स जो उन्होंने इशू किए थे वो अवेलेबल है, उनसे हम लोगों ने उसकी गुप्ता हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया है। ठीक है, जो पुरानास थे वो भी रॉयल जो जीनियोलॉजी थी गुप्तास की उसके ऊपर लाइट डालते हैं। फिर कंटेम्प्रेरी जो लिटरेरी वर्क्स थे जैसे देवी चंद्रगुप्तम, मुद्र राक्षसम, जो किसने लिखे थे? विशाखदत्त ने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाखदत्त ने कौन कौन से 2 लिटरेरी वर्क थे? तो पहला था देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा था मुद्र राक्षसा। इन सब में भी गुप्ता पीरियड के बारे में लिखा गया है। उसके अलावा एक जो चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे फाहीन, उनकी जो विज़िट हुई थी किसके टाइम पे हुई थी? चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे हुई थी। 1 के टाइम पे नहीं, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे हुई थी। और उन्होंने अच्छा अकाउंट, मतलब उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी हमको सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस जो कंडीशन थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे उसके बारे में। ठीक है, अब लिटरेरी सोर्स के अलावा बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे मेहरौली इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है। पहला वाला जो है मतलब कि मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें चंद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, और जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त वाला इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में है उसमें समुद्रगुप्त की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया गया है, साथ ही साथ उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हुआ करते थे उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। और इस इंस्क्रिप्शन को इनग्रेव्ड किया है अशोकन पिलर के ऊपर। तो इलाहाबाद जो पिलर है वो अशोकन पिलर के ऊपर है, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया है। ठीक है, और ये जो है वो क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, और उसमें कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है? नगारी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है जो नॉर्थ इंडिया वाली साइड में चलती है। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें 33 लाइन्स जो हरिसेना कोर्ट पोएट हुआ करते थे समुद्रगुप्त के, उन्होंने जो 33 लाइन्स कंपोज की थी समुद्रगुप्त के लिए वो उसमें लिखी गई हैं। ठीक है, और उन 33 लाइन्स में क्या लिखा है कि कैसे समुद्रगुप्त ने एक्सेशन किया था, उनकी मिलिट्री कैंपेन्स क्या थे नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन में, और इनके रिलेशन क्या हुआ करते थे कंटेम्प्रेरी रूलर्स के साथ, ये बताया गया है। साथ में उनके क्या एकम्प्लिशमेंट्स थे एज अ पोएट और स्कॉलर, क्योंकि वो सिर्फ मिलिट्री अचीवर नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे मतलब ये पोएट और म्यूजिशियन थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी समुद्रगुप्त के अंदर में थी। अब जो कॉइन इशू किए जाते थे गुप्ता किंग्स के द्वारा, वो उसमें लीजेंड्स ऑफ फिगर्स हुआ करते थे। तो ये जो कॉइन्स होते हैं वो इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमको देते हैं किसके बारे में? टाइटल, सेक्रीफाइसेस, जो भी गुप्ता मोनार्क ने यानी गुप्ता रूलर्स ने जो भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए थे या जो भी टाइटल लिए थे उसके बारे में हमको इन कॉइन्स के थ्रू पता चलता है। तो ऐसे हमारे पास लिटरेरी सोर्स में विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्र राक्षसा अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद इंस्क्रिप्शन में हमारे पास मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। मेहरौली वाला जो है वो चंद्रगुप्त के ऊपर है, और इलाहाबाद वाला जो है वो किसके ऊपर है? समुद्रगुप्त के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कॉइन्स अवेलेबल है न्यूमिस्मेटिक इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों हमारे जो है वो सोर्सेज हो गए जिससे हमको गुप्ता हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब देखो गुप्ता हिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पहले इंपॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता 320 से 330 AD, इनको रियल फाउंडर माना जाता है, लेकिन
एक्चुअल में जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो किसने फाउंड की थी? श्री गुप्त ने फाउंड की थी 319 AD में, जस्ट 1 ईयर्स अगो। उसके बाद उनको किसने सक्सीड किया था? तो उनके बेटे घटोत्कचम ने उनको सक्सीड किया था। ये दोनों को क्या बोला जाता था? महाराजा बोला जाता था। ठीक है, ये दोनों महाराजा बोला जाता था, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए थे वो थे चंद्रगुप्त वन। इनको पहले ये रूलर थे जिनको महाराजाधिराजा बोला गया था, मतलब ग्रेट किंग ऑफ किंग, मतलब राजाओं के राजा, राजाओं के महान राजा। तो महाराजाधिराजा का टाइटल दिया गया था। ये टाइटल इंडिकेट करता है कि इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट किया और गुप्ता एम्पायर बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इन्होंने अपनी पोजीशन को कैसे स्ट्रेंथन किया? मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू। जो लिच्छवीस थी उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको लिच्छवीस कहाँ पे आती है। नेपाल वाली साइड जो है वो लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी रूलर वहाँ रूल करते थे, उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे। ठीक है, सारे रूलर्स मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे। हमने देखा था जब मगध का राइज हुआ था तो बिम्बिसारा हरियाणा का डायग्निस, उसने भी मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे। फिर मौर्यन एम्पायर के टाइम भी उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे। ठीक है, तो ये सब लोग मैट्रिमोनियल अलायंस बना के अपने किंगडम को एक्सपांड करते थे। अब जो लिच्छवी प्रिंसेस थी कुमारा देवी, उनसे किसकी शादी हुई? चंद्रगुप्त वन की, जो प्रिंसेस थी लिच्छवी फैमिली की। ठीक है, इसके बाद इस प्रिंसेस से शादी करने के बाद उनको पावर और प्रेस्टीज मिल गई थी गुप्ता फैमिली को। तो जो मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन किया गया है जो एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट किया है चंद्रगुप्त वन ने, उसके बारे में। चंद्रगुप्त वन को बोला जाता है रियल फाउंडर थे वो गुप्ता एरा के, जो कब से स्टार्ट हुआ है? 320 AD से वो स्टार्ट हुआ है। ओके, ठीक है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट रूलर आएंगे वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो एम्पायर है वो है 330 से लेके 380 AD तक, मतलब 50 ईयर्स का इनका पूरा रूल रहा था। समुद्रगुप्त जो है ग्रेटेस्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। इलाहाबाद प्लेयर इंस्क्रिप्शन में भी डिटेल्ड अकाउंट दिया गया है इनके बारे में। इनका जो मिलिट्री कैंपेन था वो 3 स्टेज में हुआ था। कितनी स्टेज में हुआ था? 3 स्टेज में हुआ था। पहले नॉर्थ इंडिया में करेंगे, फिर साउथ इंडिया में करेंगे, फिर वापस से नॉर्थ इंडिया में करेंगे। तो ये 3 मिलिट्री कैंपेन हुआ करते थे, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले देखो, एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा है? हाँ, ये देखो, ये समुद्रगुप्त का एम्पायर था यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन ये जो साउथ में गए थे ना, उसमें यहाँ पे इन्होंने रूल स्टैब्लिश नहीं किया था। सिर्फ जो किंगडम्स थे ना, उन्होंने इनकी सुजैरनिटी मान ली थी कि हाँ हम आपके अंडर में रहेंगे और आपके इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट रूल उन पर नहीं किया करते थे। ठीक है, इस वजह से ये ऐसा बनाया गया है। तो ये था समुद्रगुप्त का एम्पायर। जब ये चंद्रगुप्त वन था उनका एम्पायर सिर्फ इतना हुआ करता था। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे लिच्छवी जो प्रिंसेस थे उनसे शादी की थी। मैं आपको एक बारी मैप में और दिखा देती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, ये गुप्ता का पूरा एम्पायर था। ये समुद्रगुप्त के टाइम वाला एम्पायर है। अब ये वाला जो देखिए, इसमें क्या है, ये देखो, यहाँ से लेके 375 AD में ये वाला जो एरिया है जो समुद्रगुप्त के अंडर में आता था। ये वाला जो वेस्टर्न सत्रप वाला एरिया है ये अभी समुद्रगुप्त के अंडर में नहीं आता है, और इसके नीचे वाला जो एरिया है वो वकाटकास के अंदर आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त का एरिया ये वाला है। ओके, ठीक है, यहाँ वकाटकास आते हैं और यहाँ पे वेस्टर्न सत्रप आते हैं। जो शका रूलर थे जो हमने पढ़ा था, नॉर्दर्न सत्रप और वेस्टर्न सत्रप बनाया था। नॉर्दर्न सत्रप जो था वो कनिष्क ने ख़त्म कर दिया था, नॉट कनिष्क, कुषाण एम्पायर ने उसको हटा दिया था, ओवरथ्रोन कर दिया था। लेकिन वेस्टर्न सत्रप तभी भी एग्जिस्ट करता था और अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आगे देखेंगे समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट के बारे में। सॉरी, देखो, इन्होंने जो फर्स्ट एक्सपीडिशन की थी वो नॉर्थ इंडिया के जो कुछ रूलर्स थे उनके अगेंस्ट की थी और उनको डिफीट करके उनकी जो टेरिटरी अपने अंडर में ले ली थी। सेकंड जो एक्सपीडिशन हुई थी वो दक्षिण पथ एक्सपीडिशन बोलते हैं, या साउथ इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट जो एक्सपीडिशन की गई थी वो थी। थर्ड वाली जो थी वो दूसरी कैंपेन थी, किसके अगेंस्ट? नॉर्थ इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट। तो ऐसे 3 मिलिट्री कैंपेन इनकी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए, ओके।
देखिए फर्स्ट कैंपेन में समुद्रगुप्त ने क्या किया था, जो जो नॉर्थ इंडिया के जो रूलर्स थे उनको डिफीट किया था। जैसे अच्युत्या को किया था, नागसेना को किया था। अच्युत्या सॉरी प्रोनाउंसिएशन, ये भी एक नाग रूलर भी थे। नागसेना जो थे वो कोटा फैमिली को बिलोंग करते थे, जो अपर गैंगेटिक वैली में रूल किया करते थे। ठीक है, उसके बाद इन शॉर्ट जो समुद्रगुप्त ने कंप्लीट मास्टरी एक्वायर कर ली थी अपर गंगा वैली में, मतलब गंगा वैली वाला जो ऊपर वाला पूरा एरिया था वहाँ पे नॉर्थ इंडियन रूलर को डिफीट करके वहाँ पे गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो समुद्रगुप्त थे वो कहाँ गए थे, साउथ इंडिया में साउथ इंडिया में कॉन्क्वेस्ट करने गए थे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है कि समुद्रगुप्त ने 12 रूलर्स को हरा दिया था साउथ इंडियन एक्सपीडिशन में, मतलब 12 रूलर्स को हरा के 12 टेरिटरी अपने अंडर में ले ली थी। ठीक है, इनमें कौन कौन से थे आपको एकदम रट्टा नहीं मारना है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, मतलब ये जो नाम है एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपको कभी अगर क्वेश्चन में दिखता है तो एटलीस्ट आप एक बार उसको टिक कर सकते हैं। तो कौन कौन से 12 रूलर्स थे, तो महेंद्र ऑफ कुशाला, व्याघ्रराज ऑफ द महाकंथारा, फिर मंता राजा ऑफ कोराला, महेंद्रगिरी ऑफ पिस्तापुरा, स्वामी दत्त ऑफ कोतुरा, ठीक है, दमाना ऑफ ईरान पल्ला, विष्णुगुप्त ऑफ कांची, नीलराज ऑफ अवामुक्ता, हस्तिवाम ऑफ वेंगी, उग्रसेना ऑफ पल्लका, कुबेरा ऑफ देवरथा एंड धनंजय ऑफ कुस्थालपुरा। ठीक है, ये सारे साउथ इंडिया की किंगडम्स है, इसलिए आपको नाम थोड़े अजीब लग रहे होंगे। ओके, आपको इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 12 रूलर्स को उन्होंने डिफीट कर दिया था। जो समुद्रगुप्त की पॉलिसी थी साउथ इंडिया के लिए वो बहुत अलग थी। उन्होंने वहाँ पे कोई डिस्ट्रॉय या अनेक्सेशन नहीं किया था इन किंगडम को, इंस्टेड उन्होंने रूलर्स को डिफीट किया और उनको उनकी वापस से किंगडम वापस कर दी थी, जैसे कि अलेक्जेंडर ने पोरस के साथ किया था। ठीक है, पहले तुमको डिफीट किया, डिफीट करने के बाद बोला कि नहीं तुम अपनी किंगडम वापस ले लो, ये तो मेरे शौक के लिए करने के लिए आया था। सिर्फ उनको इंसिस्ट किया कि आप एक्नॉलेज कर लो कि आप मेरे अंडर में रहोगे। ठीक है, सुजेरेनिटी जो थी उनको एक्नॉलेज करवाई, बाकी उनको उनकी किंगडम वापस दे दी। ये ऐसा हुआ था। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेज है समुद्रगुप्त के कैंपेन की, उसमें उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था नॉर्थ इंडियन राइवल्स को, मतलब नॉर्थ इंडिया में जो बाकी राइवल्स बचे थे जो उनके अपोज में जा रहे थे उनको एलिमिनेट कर दिया था। तो उन्होंने जो 9 किंग्स थे नॉर्थ इंडिया के उनको अप्रूव कर दिया था और उनकी टेरिटरी को अनेक्स कर दिया था। आई डोंट नो ऐसे उन्होंने क्यों किया था, नॉर्थ इंडिया की टेरिटरी को उन्होंने अनेक्स किया था, जितने भी रूलर्स को डिफीट किया था, एक बड़ा वास्ट एम्पायर बनाया था नॉर्थ इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया के जो एम्पायर थे उनको डिफीट किया लेकिन अपने अंडर में अनेक्स नहीं किया था। ठीक है, तो अब कौन कौन से नॉर्थ इंडिया के रूलर थे, जैसे रुद्रदेव हुआ, मैथिला हुआ, नागदत्त हुआ, चंद्रवर्मन, गणपति नागसेना, अच्युत्या, नांडिन, बालावर्मन, ये सारे रूलर्स जो थे वो अधिकतर नाग फैमिली को बिलोंग करते थे और अलग अलग पार्ट में नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्ट में ये सब लोग रूल किया करते थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के ये 3 कैंपेन हुआ करते थे। उसके बाद अब इनकी जो मिलिट्री विक्ट्री थी उसके बाद हम देखेंगे इन्होंने क्या किया। तो ये आफ्टर दीज मिलिट्री विक्ट्री समुद्रगुप्त ने अश्वमेध सेक्रीफाइस परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन इशू किए। क्या टाइटल उन्होंने रखा था, रीस्टोरर ऑफ द अश्वमेध, क्योंकि इसके पहले जो था बुद्धिज़्म काफ़ी प्रचलन में आ रहा था, इस वजह से उन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइस को उन्होंने स्टार्ट किया और अपने आप को बोला रीस्टोरर ऑफ अश्वमेधा, क्योंकि उनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, समुद्रगुप्त को इस वजह से ही उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से इंडियन नेपोलियन बोला जाता है। जैसे नेपोलियन ने यूरोप में कॉन्क्वेस्ट किए थे वैसे ही समुद्रगुप्त। ओके, तो अब देखेंगे हम कि समुद्रगुप्त एम्पायर का क्या क्या एक्सटेंट था, कहाँ से कहाँ तक उनका एम्पायर फैला हुआ था। तो इनका एम्पायर पूरा अपर गंगेटिक वैली में था। ठीक है, मॉडर्न यूपी के सारे पार्ट्स में ये फैला हुआ था। उसके अलावा सेंट्रल इंडिया के कुछ पोर्शन में फैला हुआ था और साउथ वेस्ट पार्ट जो है बंगाल का, वहाँ तक ये पूरा का पूरा इनके अंडर में रहा था। ठीक है, उसके बाद ये जो टेरिटरीज थी नॉर्थ इंडिया वाली वो डायरेक्टली इनके एडमिनिस्ट्रेशन में थी, लेकिन साउथ में जो ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है वहाँ पे जो था
ईस्टर्न कोस्ट ऑफ डेक्कन का था, पल्लवा किंगडम तक वो उन्होंने उनकी सुजैरनिटी को एक्नॉलेज कर रखा था। और नॉर्थ वेस्ट पे शाका और जो कुशानास थे वो भी इनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे। ठीक है, एक बार आप मैप में देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हाँ ये देखो, ये पूरा अपर गैंगेटिक वैली वाला रीजन, ठीक है, सेंट्रल इंडिया वाला रीजन, ये सब किसके अंडर में था डायरेक्टली। और ये वेस्टर्न बंगाल, देखो ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, तो ये जो वेस्टर्न वाला बंगाल था पूरा का पूरा, ये वाला जो पोर्शन वो किसके अंडर में आता था, इनके अंडर में आता था, समुद्रगुप्त के अंडर में आता था ये वाला। ठीक है, अब यहाँ तक तो इनके अंडर में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में था। उसके बाद इन्होंने साउथ इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पर एक्सपेडिशन किए थे, जहाँ पे इन्होंने इनके रूलर्स को वापस से उनकी किंगडम दे दी थी और ये वापस चले गए थे। तो इन सब ने सिर्फ सुजैरनिटी को एक्नॉलेज कर रखा था, लेकिन डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते थे। तो पल्लवास का जहाँ तक रूल था वहाँ तक इन्होंने एक्सपेडिशन किया था। ठीक है, ये जो बुक में मैप है उसमें ऐसे दिया गया है कि ये वापस लौट गए थे, पल्लवास तक ये आए थे, और इनका जो एक्चुअल रूल था वो ये इतना वाला था। ओके, चलिए ठीक है, ये समुद्रगुप्त के एक्सटेंट के बारे में हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि उनके एस्टीमेट्स क्या थे। तो समुद्रगुप्त जो थे वो उनकी सिर्फ मिलिट्री अचीवमेंट रिमार्केबल नहीं थी, उन्होंने वो बहुत बड़े पर्सनल एकम्प्लिशमेंट बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, मतलब पर्सनली वो पोइट भी थे, स्कॉलर भी थे, म्यूज़िशियन भी, म्यूज़िक भी उनको पसंद था। तो ये सारी चीज़ें मल्टी टैलेंटेड थे, आप ऐसा बोल सकते हो। फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसमें उनकी मैग्नानिमिटी के बारे में बताते हैं, मतलब उनका कितना बड़ा वो इंटेलेक्ट थे उसके बारे में बताते हैं। फिर इनका पॉलिश्ड इंटेलेक्ट था, पोइटिक स्किल्स बहुत अच्छी थी, प्रो एफिशिएंसी थी म्यूज़िक में, इस वजह से उनको क्या बोला जाता था, कबीराज बोला जाता था। इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा रूलर है जिसको कबीराज बोला जाता है। तो समुद्रगुप्त जो गुप्ता एम्पायर के सेकंड रूलर है, जिनका रूल 330 से लेकर 380 के एडी के बीच में है, उनको कबीराज बोला जाता है, क्योंकि वो वर्सेस को कंपोज किया करते थे। ठीक है, वर्सेस को कंपोज किया करते थे, और उनकी जो इमेज है वीणा के साथ वो उनके सारे कॉइन्स पर उन्होंने इशू की थी। ठीक है, इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड थे म्यूज़िक में। इसके अलावा वो पेट्रोन, बहुत सारे पोइट्स और स्कॉलर्स को भी पेट्रोन किया करते थे, जैसे हरिसेना, जिन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में 33 लाइन्स कंपोज की है। ठीक है, और उनको वो, और दस ही मस्ट बी क्रेडिटेड विद द शेयर इन द इन्होंने संस्कृत लिटरेचर का काफ़ी प्रमोशन किया, लर्निंग की, और ये ही इनकी डायनेस्टी की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक थी। और ये आर्डेंट फॉलोअर थे वैष्णविज़्म के, वैष्णविज़्म को बहुत फॉलो किया करते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि अदर क्रीड्स के लिए टॉलरेंट नहीं थे, ये बाकी क्रीड्स के लिए भी टॉलरेंट थे। इवन बुद्धिज़्म को भी ये में भी इंटरेस्ट लिया करते थे। तो बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे बासुबंधु, उसको भी पेट्रोन किया करते थे। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धिस्ट स्कॉलर बासुबंधु को कौन पेट्रोन करता था, तो समुद्रगुप्त करते थे। ऐसा मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, क्योंकि समुद्रगुप्त जनरली वो ब्राह्मण रूलर या हिंदुइज्म वाले रूलर में आते हैं। गुप्ता एम्पायर पूरी हिंदू रूलर में डायनेस्टी में आती है, तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ आप कि बुद्धिस्ट स्कॉलर को क्यों वो पेट्रोन करेंगे। तो लेकिन समुद्रगुप्त ने बुद्धिस्ट स्कॉलर बासुबंधु को पेट्रोन किया है। ओके, ये याद रखना। अब नेक्स्ट जो रूलर आते हैं चंद्रगुप्त टू। समुद्रगुप्त के बाद उनके सन चंद्रगुप्त टू ने सक्सीड किया था, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते थे। ठीक है, लेकिन कुछ स्कॉलर ऐसा बोलते हैं कि जो इमीडिएट सक्सेसर थे समुद्रगुप्त के, वो रामगुप्त थे, जो चंद्रगुप्त टू के एल्डर ब्रदर हुआ करते थे। लेकिन इसका हिस्टोरिकल प्रूफ ये है कि चंद्रगुप्त टू ने वापस से इनकी जो पूरी की पूरी टेरिटरी थी उसको अपने अंडर में ले लिया था। और चंद्रगुप्त टू के अंदर उनके जो फादर थे समुद्रगुप्त, उनकी जो मिलिट्री स्किल्स थी वो उनके अंदर में थी। ठीक है, इसके वजह से उन्होंने गुप्ता एम्पायर को और फर्दर कॉन्क्वेस्ट किया और एक बड़ा गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश किया। ठीक है, एक्चुअली रामगुप्त के साथ ये प्रॉब्लम थी, रामगुप्त ने अपनी वाइफ को जो थी ना वो सरेंडर कर दी थी साका रूलर्स के बाद को, जो साका रूलर्स वेस्टर्न एरिया में जो रूल कर रहे थे ना वहाँ पे कर दी थी। तो चंद्रगुप्त टू ने उन दोनों को मार दिया था, और उनकी जो वाइफ थी रामगुप्ता की, उसके साथ उनकी जो विडो थी उसके साथ शादी कर ली थी। ये एक ऐसी स्टोरी है इसके बारे में। ठीक है,
इसके बाद जुडिशल कॉम्बिनेशन था इनके अंदर किसका, पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी एंड वॉरफेयर का, ठीक है। ये डिप्लोमेसी भी जानते थे, वॉरफेयर भी जानते थे, इस वजह से इनका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अच्छा हुआ था। अब इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस से अपनी पॉलिटिकल पावर को स्ट्रेंथन किया। इन्होंने खुद ने कुबेर नागा, जो नाग प्रिंसेस थी सेंट्रल इंडिया में, उसके साथ शादी की। साथ में उनकी जो डॉटर थी प्रभावती देवी, उनकी जो शादी की थी वकाटका प्रिंस रुद्रसेना II से की थी, ठीक है। अब वकाटका प्रिंस से इनकी शादी क्यों की थी उसका अभी इनका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस था, क्योंकि वकाटकास की जो पोजीशन थी साउथ इंडिया में जोग्राफिकली वो बहुत अच्छी थी। जो शाका रूलर्स थे वेस्टर्न सत्रप के, उनको डिफीट करने के लिए, तो उन्होंने पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के लिए वकाटकास से अपनी डॉटर की शादी की थी। ये अलाइंस ने क्या किया, यूज़फुल पर्पस था इसका। चंद्रगुप्त टू ने एक कैंपेन किया था जिसमें वेस्टर्न इंडिया में साकास को उन्होंने डिफीट किया था वकाटकास की हेल्प से। देखो मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ कहाँ पे वकाटकास है। ये देखिए यहाँ पे है चंद्रगुप्त II, यहाँ है वाकाटकास और ये है वेस्टर्न सत्रप जहाँ पे शाकास रूल किया करते थे। तो चंद्रगुप्त ने इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया। तो मैट्रिमोनियल अलायंस बनने के बाद साथ ये दोनों की पावर इकट्ठा हो गई। अब इनके पास सिर्फ इसी को एलिमिनेट करना था। तो क्या हुआ, टोटल ये सारे ने मिलके इनको डिफीट कर दिया, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल अलायंस था इसलिए उन्होंने उनकी बेटी की शादी उनसे की थी, ठीक है। अब वेस्टर्न इंडिया में कैसे कॉन्क्वेस्ट किया था, जो मिलिट्री अचीवमेंट है चंद्रगुप्त II का शाका सत्रप्स के अगेंस्ट वो किया था, जो मैंने अभी बताया। जो रुद्रसिम्हा III थे, जो लास्ट शाका रूलर थे, जिनको डिफीट करके डिथ्रोन करके किल कर दिया गया था, वो लास्ट शाका रूलर थे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि शाका के जो लास्ट रूलर थे तो वो कौन थे, तो वो रुद्रसिम्हा III थे। इनकी टेरिटरीज जो थी वो वेस्टर्न मालवा में थी, काथियावाड़ पेनिनसुला में थी, जो किसने अनेक्स कर ली थी, चंद्रगुप्त II ने अनेक्स कर ली थी जब उनको विक्ट्री मिल गई थी उसके बाद, ठीक है। फिर विक्ट्री मिलने के बाद उन्होंने हॉर्स सेक्रीफाइसेस किया था और अपने आप को टाइटल दिया था सकारी। सकारी मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ साकास, जिन्होंने साकास को हरा दिया, और इसके साथ वो अपने आप को विक्रमादित्य भी बोलते थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त II वही थे जिन्होंने साका रूलर को हराया था, जो मैं लास्ट लेक्चर में भी बताई थी आपको कि जो साका वेस्टर्न वाला पोर्शन है वो चंद्रगुप्त II उनको डिफीट करेंगे। तो समझ में आया कि वाकाटकास की हेल्प से चंद्रगुप्त II ने साका रूलर्स को डिथ्रोन कर दिया था, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ, जो वेस्टर्न इंडिया था, वेस्टर्न बाउंड्री जो थी एम्पायर की, वो अरेबियन सी से अब टच होने लग गई, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बे ऑफ बंगाल से टच होती थी। अब अरेबियन सी पे भी साका रूलर्स को हटाने के बाद गुजरात वाला काठियावाड़ वाला जो एरिया था वो इनके अंडर में आ गया। तो अरेबियन सी तक अब किसका एक्सेस हो गया, गुप्ता एम्पायर का एक्सेस हो गया। तो अरेबियन सी के जो पोर्ट थे भरूच, सुपारा, कैम्बे, ये सारे पोर्ट्स भी अब किसके अंडर में आ जाएंगे, गुप्ता के अंडर में आ जाएंगे। इसके वजह से जो गुप्ता एम्पायर है वो ट्रेड अच्छे से कर पाएगा वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब यूरोप में ग्रीक, रोमन, इन सारी कंट्रीज़ के साथ। फिर उज्जैन जो थी वो उनकी इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिटी बनी थी और बाद में अल्टरनेटिव कैपिटल भी बनी थी गुप्तास की, ठीक है। अब देखो जो ट्रेड होता था ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट से इंडिया के आकर इस पोर्ट पे लेके जाया करती थी, फिर इस पोर्ट से वेस्टर्न कंट्री में ट्रेड करने के लिए यूज़ की जाती थी। जैसे फाइन कॉटन क्लोथ्स जो थी बंगाल के, वो बहुत फेमस थे, तो वो वहाँ से आते थे, ठीक है। और क्या आता था, इंडिगो बिहार में अच्छा होता है तो वहाँ से आता था, सिल्क बनारस से आता था, सेंट हिमालय से आते थे, और स्पाइसेस जो थे वो साउथ के आते थे, क्योंकि हमने देखा था लास्ट क्लास में कि चेरा चोला पांड्या वाले टाइम पे जो चेरा वाला एरिया था वहाँ पे स्पाइसेस बहुत अच्छे होते थे, ठीक है। केरल वाले अभी भी वहीं पे स्पाइसेस अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिना कोई इंटरफेरेंस के पोर्ट तक पहुंच जाती थी, और ये पोर्ट से कहाँ पे चली जाती थी, रोमन एम्पायर में इनको देते थे। बदले में रोमन इनको क्या देते थे, गोल्ड देते थे, ठीक है। तो ये वेस्टर्न ट्रेड की वजह से, इस वजह से गोल्ड बहुत ज़्यादा आया था गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, इसलिए इनको गोल्डन एज भी बोला जाता है, ठीक है। इसके वजह से जो गुप्ता एम्पायर की वेल्थ थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, और उन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे चंद्रगुप्त II ने, ठीक है।
उसके अलावा और क्या अदर कॉन्क्वेस्ट उन्होंने किए थे, उन्होंने जो एनिमी चीफ थे उनके वंगा के, उनको डिफीट किया था। उन्होंने रिवर सिंध को क्रॉस किया था और बक्ट्रिया को कॉन्कर कर लिया था। फिर इसके अलावा जो कुशान्स रूल करते थे उनको भी सबड्यूड कर दिया था, हरा दिया था। उसके अलावा जो गुप्ता एम्पायर अब कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो गया था, वेस्ट में एज फार एज द वेस्टर्न मालवा, गुजरात और काठियावाड़, मतलब गुजरात में काठियावाड़, गुजरात मालवा ये वाला पूरा एरिया ले लिया था। नॉर्थ वेस्ट में ये हिंदू कुश माउंटेन अप टू बक्ट्रिया तक पहुंच गए थे, और ईस्ट में ईस्टर्न बंगाल तक, ठीक है, और साउथ में नर्मदा रिवर तक। तो मैं आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ उनकी बाउंड्रीज। दिस वन, ये देखिए, ये सिंध वाला एरिया पूरा कॉन्कर कर लिया, कुशानास को सबड्यूड कर दिया था। फिर ये नेपाल वाली बाउंड्री, फिर यहाँ पे ये ईस्टर्न बंगाल, और ये साउथ में नर्मदा रिवर, यहाँ पे नर्मदा रिवर फ्लो होती है, तो वहाँ तक इनकी बाउंड्री थी, ठीक है। और इसमें भी आप एक बार ही देख सकते हो, ये देखिए, ये पूरा इंडस सिंध वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन पूरा इनके अंडर में आता था। फिर ये जो देखो नर्मदा वाला रीजन है वो इनकी सदर्न बाउंड्री हुआ करती थी, ठीक है। फिर नीचे वाकाटाकाज रूल किया करते थे, और इधर ईस्टर्न बंगाल तक इनका रूल था। तो इतना बड़ा चंद्रगुप्त II का एम्पायर उन्होंने बिल्डअप कर लिया था, ठीक है। उसके अलावा फाहिन की विज़िट हुई थी, ये फेमस चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे जिन्होंने विज़िट किया था चंद्रगुप्त II के टाइम पे। ये 9 ईयर्स तक इंडिया में रहे थे और 6 ईयर्स तक गुप्ता एम्पायर में इन्होंने स्पेंड किया था। इसके बाद ये इंडिया में लैंड रूट से आए थे, खोताम, काशगर, गांधारा और पंजाब वाले रीजन से। फिर इन्होंने क्या क्या विज़िट किया था, पेशावर, मथुरा, कन्नौज, सारावस्ती, कपिलावस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, काशी और बोधगया को इन्होंने विज़िट किया था। फिर जब ये वापस गए थे तो ये सी रूट से गए थे। तो सी रूट कहाँ से जाएंगे, ये सीलोन और जावा वाले एरिया से गए थे, मतलब श्रीलंका और इंडोनेशिया वाले एरिया से ये रिटर्न होके गए थे, ठीक है। देखो मैं आपको मैप में बताती हूँ किधर से आए किधर गए थे। देखो ये जो आए थे ना वो इधर वाले रीजन से आए थे, फाइन। फिर इधर पंजाब, सिंध, गांधारा वाले रीजन से एंटर किए थे। फिर यहाँ पे सारावस्ती वगैरह में ये ट्रैवल किए। फिर यहाँ से ये श्रीलंका वाले एरिया से, यहाँ जावा सुमात्रा आता है, तो ऐसे करके ये वापस चाइना चले गए थे। तो चाइना इधर कहीं आता है, ओके। ये इनका पूरा रूट मैप था आने जाने का। इसके अलावा इनका मेन पर्पस ये था कि बुद्धा के लैंड को विज़िट करना और बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट को कलेक्ट करना इंडिया से। इसलिए ये पाटलिपुत्रा में भी 3 इयर्स के लिए इन्होंने स्टे किया था, जहाँ पे उन्होंने संस्कृत पढ़ा था और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कॉपी किया था। फाहिन जो है वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं, रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे हुआ करती थी उनके अकॉर्डिंग जो बुद्धिज़्म था वो फ्लरिशिंग कंडीशन था। नॉर्थ वेस्ट इंडियन वाले रीजन, मतलब पाकिस्तान वाले एरिया में जो बुद्धिज़्म था वो काफ़ी फ्लरिशिंग कंडीशन में था। लेकिन गैंगेटिक वैली में इट इज़ अ स्टेट ऑफ निगलेक्ट, मतलब यहाँ पे गैंगेटिक वैली में कोई बुद्धिज़्म को ज़्यादा फॉलो नहीं करता था। जो गैंगेटिक वैली था उसमें उनको रेफ़र किया था लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। जो गंगा वैली थी वो पूरी तरीके से ब्राह्मणिज्म का लैंड हो चुकी थी, ठीक है। उसके अलावा फाहिन ने एक और चीज़ मेंशन की थी कि जो बुद्धिस्ट होली प्लेसेस थी उनकी अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट थी, मतलब बहुत बेकार हालत में वो लोग रहा करते थे। कपिलावस्तु, कुशीनगर जो फेमस बुद्धिस्ट प्लेस है वो भी इवन अच्छी हाल में नहीं थे, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन थी। लेकिन जो गुप्ता एम्पायर था वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हुआ करता था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी प्रॉस्पेरस थी, ठीक है। उसके अकाउंट जो फाइन के अकाउंट है वो बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। इवन उन्होंने चंद्रगुप्त II के बारे में मेंशन नहीं किया क्योंकि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वो सिर्फ प्राइमरीली रिलीजन के ऊपर रिलीजन के लिए आए थे, तो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सारी चीज़ें लिखी थी और उन्होंने हर चीज़ जो असेस की थी वो बुद्धिस्ट एंगल से ही असेस की थी। उनका जो ऑब्जर्वेशन था सोशल कंडीशन के ऊपर वो बहुत एग्जिगरेटेड था, मतलब बड़ा चढ़ा के उन्होंने बताया है कि ऐसी सोशल कंडीशन हुआ करती थी। ये फिर भी उनके अकाउंट हमारे लिए यूज़फुल है कि उस टाइम की जनरल कंडीशन क्या थी उसके बारे में पता करने के लिए। अब एस्टिमेट्स क्या क्या थे चंद्रगुप्त II के, तो जो गुप्ता एम्पायर था वो अपनी
ग्लोरी के पीक पर पहुंच गया था, मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट हुए थे, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो, चाहे लिटरेरी फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो गुप्ता एम्पायर के चंद्रगुप्त टू के टाइम पर पीक पे थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त टू का ही टाइम था जिसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने कल्चरल प्रोग्रेस बहुत इस एज में बहुत ज़्यादा हुई। उन्होंने ग्रेट लिटरेरी फिगर्स जैसे कालिदास को पेट्रोन किया। ठीक है, तो आर्टिस्टिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हुई, हाई लेवल ऑफ कल्चरल प्रोग्रेस इस टाइम पे हुई, इसलिए गुप्ता पीरियड को क्या बोला जाता है, गोल्डन एज बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब सक्सेसर कौन कौन से थे चंद्रगुप्त टू के, तो कुमारगुप्त वो जो थे ना, वो सन थे चंद्रगुप्त टू के। इनके टाइम पे जनरल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रही थी। उन्होंने भी नंबर ऑफ कॉइन्स इशू किए थे, अश्वमेधा सेक्रीफाइस किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की थी जो बिहार में है। ठीक है, ओके, जो इंटरनेशनल रेपुटेशन की एक यूनिवर्सिटी बनी थी, चाइना से और अब्रॉड से वहाँ पे स्टूडेंट्स लर्न करने के लिए आया करते थे। ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ दिस राइन अ पावरफुल वेल्दी ट्राइब कॉल्ड पुष्यमित्रास डिफीटेड द गुप्ता आर्मी। पुष्यमित्रास ग्रो कर जाते हैं, वो गुप्ता आर्मी को डिफीट कर देते हैं। फिर साथ में जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से हुंस का इन्वेजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, हिंदू कुश माउंटेन वाला जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, उसके ऊपर उसको एनेक्स करने के लिए अटेम्प्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो कुमारगुप्त के टाइम से ही एनेक्सेशन स्टार्ट हो गया था और गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया था। उसके बाद जो उनके सक्सेसर थे वो थे स्कंदगुप्त। उन्होंने रियली में हुंस इन्वेजन फेस किया था। हुंस एकदम इंडिया गंगा वैली में ही आ गए थे स्कंदगुप्त के टाइम पे, और सक्सेसफुली उन्होंने हुंस को डिफीट भी कर दिया था और अपने एम्पायर को सेव भी कर लिया था। लेकिन इस वॉर के वजह से बहुत ज़्यादा ग्रेट स्ट्रेन हुआ था किसके ऊपर, पूरे के पूरे गवर्नमेंट रिसोर्सेज उस वॉर में ख़त्म हो गए थे। फिर स्कंदगुप्त की डेथ के बाद बहुत सारे सक्सेसर आए, जैसे पुरुगुप्त, नरसिम्हा गुप्ता, बुद्धा गुप्ता, बाल आदित्य, लेकिन ये सब गुप्ता एम्पायर को हुंस से सेव नहीं कर पाए थे। मतलब गुप्ता एम्पायर हुंस इन्वेजन की वजह से ख़त्म हो गया था। अल्टीमेटली जो गुप्ता पावर थी टोटली डिसअपियर हो गई थी हुंस इन्वेजन की वजह से, और साथ में ही मालवा में भी एक राजा थे यशोधर्मन, उनका राइज हो गया था। इस वजह से वहाँ पे भी उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया था, तो गुप्ता एम्पायर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो ऐसे गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया था। ये रीज़न था, हुंस इन्वेजन मेन रीज़न था गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने का। अगर आपको मैप में एक बार ये देखना है तो आप देख सकते हैं, मैंने कहीं देखा था, हाँ, ये पुष्यभूति तो बाद में, हाँ, ये 550 के टाइम पे। तो लेट गुप्ता सिर्फ इतने बचे थे, यहाँ मैत्रक डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ वकाटकास थे, और यहाँ पे हुंस का इन्वेजन होने लग गया था। ठीक है, तो लेटर गुप्ता में सिर्फ इतना ही रूल उनका बाकी रह गया था। बाकी सब जगह अलग अलग, यहाँ पे देखो, ये मोखारीज आ गए थे, पुष्यभूतिज ने यहाँ पे गुप्ता आर्मी को हरा दिया था। तो ऐसे करके गुप्ता डायनेस्टी एम्पायर जो था वो धीरे धीरे फिनिश हो गया था। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद दी अदर्स। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।